नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा। राजा भाई, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। गुजरात के चुनाव हो गए, हिमाचल के चुनाव हो गए और राहुल गांधी की यात्रा हो गई। मध्य प्रदेश से यात्रा गुजरी है, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में एंटर किया है, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में जा चुकी है। राजा भाई के तमाम सारे इनपुट्स आए हैं। राहुल गांधी छुट्टियां मना रहे हैं, इसका भी फोटो राजा भाई आपने डाल दिया है। सोनिया जी के जन्मदिन के साथ राहुल गांधी, सोनिया जी राजस्थान के रणथंभौर में शायद पिकनिक मना रहे हैं, सोनिया जी का बर्थडे मना रहे हैं। बहरहाल ऐसी तमाम सारी खबरें और तमाम सारे फोटोज़ आपको हॉटलाइन पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव चीज़ें ही हॉटलाइन पर आती है और तमाम सारे देश के बड़े पत्रकार से लेके, नेता से लेके, ब्यूरोक्रेट से लेके सारे लोग वहाँ मौजूद हैं उस हॉटलाइन के प्लेटफॉर्म पर। बहरहाल राजा भाई, शुरुआत मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा से करें तो बेहतर होगा। राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में अच्छी मानी जाती रही है, काफ़ी कुछ अच्छा रहा है उसमें, तो उसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है राहुल गांधी की यात्रा है या कांवड़ यात्रा है या कोई धार्मिक यात्रा है या कोई एनजीओ की यात्रा, पहले तो ये क्लियर कीजिए मुझे। राहुल गांधी जब कन्याकुमारी से चले हैं कश्मीर के लिए, तब से आज दिनांक तक जब भी बात करते हैं तो पॉलिटिकल करते हैं, पत्रकार वार्ता करते हैं तब पॉलिटिकल एग्रेसिवनेस के साथ केंद्र सरकार पर, जीएसटी पर, नोटबंदी के गाने गाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने पूछा है यात्रा को किस रूप में देखते हैं, तो मैं यात्रा का वृत्तांत जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ ये है, यात्रा को दो पार्ट में देखा जा सकता है। कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिहाज से राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और यात्रा से के एडवांटेज ये हैं कि यात्रा से आपको पब्लिक कनेक्ट मिलता है, मास कनेक्ट मिलता है और आप उनकी बात सुन पाते हैं, आप उन तक पहुंच पाते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये समय उचित था जब गुजरात और हिमाचल के चुनाव अनाउंस हो चुके थे, उसके बाद राहुल गांधी को आपने रेल की पटरी पर, पगडंडी पर रवाना कर दिया? क्या आप पैदल चलते जाइए और चुनाव वाले राज्यों की तरफ आपको पाँव करके भी नहीं सोना है, मुख करके भी नहीं देखना है? आप राजनेता हो ना, तो राजनेता जो भी कर्म करता है, जो भी ध्येय उसका होता है, उसका एंड रिजल्ट, एंड मकसद क्या होता है कि मुझे उसका पॉलिटिकल माइलेज मिले। और यदि आप पॉलिटिकल माइलेज के लिहाज से नहीं कर रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूं कि आप कांवड़ यात्रा कर रहे हो, तो ये बता दीजिए। राहुल गांधी की इस यात्रा से जो संदेश क्लियर हो रहा है वो गुजरात चुनाव दे रहे हैं। गुजरात चुनाव इसलिए दे रहे हैं कि राहुल गांधी केवल एक दिन रस्म अदायगी के लिए वहां चुनाव प्रचार करने गए थे। सर, इतनी बड़ी स्टेट जिसपे कांग्रेस 27 सालों से 39% का वोट शेयर, आप कुछ नहीं कर रहे थे तब भी वो आपके साथ खड़ा था, ये समझिए आप बात को। 37 से 39% का वोट शेयर, चाहे आदिवासियों का हो चाहे अन्य कम्युनिटी का हो, वो आपके पास खड़ा था। और इस बार आप देख लीजिए वो वोट शेयर कहाँ आ गया है और आप कितनी सीटों में सिमट गए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि यात्रा को दो पक्ष में देखा जाना चाहिए। पहली यात्रा को देखा जाए तो राहुल गांधी की यात्रा है। राहुल गांधी अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, जैसा कि मैंने लिखा था पहले, कि सिल्वर स्पून से बाहर आने की यात्रा है ये। राहुल की जो आइडेंटिटी अभी है सिल्वर स्पून की है, एक राजघराने की है, एक बड़े राजघराने की है, उससे वो बाहर आने की यात्रा, उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। मेरा सवाल टाइमिंग को लेकर है, क्या ये टाइमिंग उचित था जब गुजरात चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, हिमाचल चुनाव चल रहे थे, उस समय आप यात्रा पे निकल पड़े? दिल्ली में साहब 9 सीटें आई आपकी, क्या बात कर रहे हो आप? वो शीला दीक्षित का राज्य हुआ करता था, जिस राज्य में, दिल्ली में, मतलब शीला दीक्षित मतलब कांग्रेस मतलब दिल्ली, वहां मुख्यमंत्री रही, 3 टाइम मुख्यमंत्री, जहां तक मुझे याद आता है शीला दीक्षित रही हैं जी। और आप देखिए आज के डेट में 9 सीटें आपके पास एमसीडी में आई हैं। विधानसभा में आपकी 1 सीट नहीं है, लोकसभा में आपकी 1 सीट नहीं है, तो क्या कांग्रेस को पहले शून्य करोगे फिर अवतार लोगे क्या? ये बताइए आप। क्या बात है, देखिए राजा भाई बहुत स्पष्ट बातें करते हैं। कांग्रेस को पहले शून्य करोगे फिर अवतार लोगे क्या? बहरहाल राजा भाई का आकलन अपनी जगह सही है और निश्चित तौर पर गुजरात और हिमाचल के जब इतने क्रूशियल इलेक्शंस थे तो अब आपकी मौजूदगी वहाँ होना चाहिए थी, पार्टी के प्रति आपकी जवाबदेही है। बहरहाल हिमाचल में तो एंटी इनकम्बेंसी ने काम किया, बिल्कुल, तो हिमाचल पर ही बात कर लें। हिमाचल जो है वो
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह प्रदेश है, जी। जहाँ पर उनकी सरकार थी, जहाँ उनकी पार्टी की सरकार थी, वो उससे बाहर हुए। क्या कारण? देखिए, हिमाचल में दो बड़े कारण हैं। एक तो हिमाचल का बड़ा कारण है वहाँ इंटरनल सेबोटेज बहुत हुआ। देखिए, गुजरात और हिमाचल को एक चश्मे से, एक लेंस से देखना की भूल मत करें आप। गुजरात नरेंद्र मोदी, अमित शाह की वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ की जो आबादी है, वहाँ के जो निवासी है, वासिंदे है, लोगों को आस्था का केंद्र है दोनों। नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को दोनों ही बहुत ही प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुजरातियों का प्राउड फैक्टर है वो, कि हमारा गुजराती व्यक्ति एक प्रधानमंत्री है, एक देश का गृह मंत्री, वो प्राउड फैक्टर है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी ने जिस तरीके से देश के साथ में वृद्धि की है, तो सबके लिए प्राउड फैक्टर है वो। लेकिन हिमाचल के लेंस को गुजरात के लेंस से नहीं दिखाया जा सकता। गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है और हिमाचल में भी थी, लेकिन हिमाचल में इंटरनल सेबोटेज पे बीजेपी का कंट्रोलिंग नहीं था। दूसरी बात, वहाँ कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी सर, जो आपको ये बता सके कि नहीं सेबोटेज पे कंट्रोल है। आपको एक आइडिया हो कि प्रधानमंत्री जी ने एक बागी, एक निर्दलीय व्यक्ति को फोन किया, उससे अंदाज लगा लीजिए आप उसी दिन से कि उन्होंने कहा कि मैं बोल रहा हूं तुम बैठ जाओ। और वो पब्लिक डोमेन में आया हुआ विषय, सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जब फोन कर रहे थे हिमाचल के लिए एक निर्दलीय व्यक्ति को कॉल करने के लिए कि सेबोटेज मत करो, बैठ जाओ, इसका मतलब उस दिन से ही वहां पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर नजर आ रही थी। एक डाटा ये कहता है कि बहुत कम मार्जिन से सीटें जीती है या हारी है, वो अलग विषय है। डेमोक्रेसी में नंबर ऑफ हेड गिने जाते हैं। नंबर ऑफ हेड की बात करें तो 40 हेड हैं कांग्रेस के पास और 25 हेड है बीजेपी के पास, तो नंबर ऑफ हेड गिने जाते हैं। इसलिए उसको उस लेंस से नहीं देखा जाना चाहिए कि इधर भी बीजेपी थी, वहां एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं, वहां एंटी इनकम्बेंसी क्यों। दूसरी बात, पूरा चुनाव जो है सेंटिमेंट का चुनाव था। गुजरात में सेंटिमेंट्स काम करते थे, वहां लॉजिक काम कर रहे थे। तो थोड़े कुछ समय प्रियंका गांधी भी वहां रही, कुछ समय सचिन पायलट भी वहां रहे। तो मैं बहुत क्रेडिट नहीं दे रहा हूं इन लोगों को। आप ये मत सोचिए कि मैं इनको कोई चुनाव का इनका क्रेडिट दे रहा हूं कि प्रियंका गांधी ने कोई वहां करिश्मा कर दिया, बिल्कुल नहीं। प्रियंका गांधी तो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद प्रियंका की जब मर्जी पड़ती है दर्शन देती है कांग्रेसियों को, जब मर्जी पड़ती है दर्शन नहीं देती है। अब आप देखिए 2000 किलोमीटर जब राहुल गांधी चलकर आ गए थे, तब प्रियंका गांधी सपरिवार यहाँ पे चेहरा दिखाने आए थे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश की यात्रा में, ठीक है। और आपने जेपी नड्डा की बात करी कि उनका गृह राज्य बिल्कुल है, और ये सोचने का विषय है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह राज्य अनुराग ठाकुर जो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, उनकी पार्लियामेंट्री से सबकी सिर्फ सीटें हार गई ऑलमोस्ट। तो ये क्या है? तो गुजरात को देश न मानिए, है ना। गुजरात एक सेंटिमेंट्स है। किन लोगों के लिए? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। जरूर नहीं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी बीजेपी के कैडर का सेम सेंटिमेंट्स हो। सही बात है, ये राजा भाई का आकलन बिल्कुल सही है कि गुजरात में जहाँ देश का प्रधानमंत्री गुजरात से हो, जहाँ देश के गृह मंत्री गुजरात से हो, तो निश्चित तौर पर गुजरात के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और जिस तरह से राजा भाई लगातार प्रचार की बात करें, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी स्वयं, अमित शाह स्वयं पूरे गुजरात चुनाव के दौरान बहुत अत्यधिक सक्रिय रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता ने भी इस वोट शेयर को बढ़ाया है, पार्टी की जीत को बढ़ाया है। सर, आप सक्रिय होने की बात कर रहे हो। अमित शाह 1.5 महीने से कैंप कर चुके हैं गुजरात, एक एक कार्यकर्ता से मिल रहे थे, एक एक सीट टू सीट ब्लॉक लेवल पे, पन्ना प्रमुख लेवल पे इंटरेक्शन कर रहे थे। इन लोगों का चुनाव प्रबंधन इतना जबरदस्त है सर कि अन्य पार्टियां इसके तहत तक सोच ही नहीं सकती किस लेवल पे इनका चुनावी मैनेजमेंट है। इन्होंने देखिए बहुत, चूंकि मैंने गुजरात को कवर भी किया और शायद आपको ध्यान हो तो सौराष्ट्र वाले बेल्ट के अंदर इन्होंने क्या करा, आपको समझ में आया कि कांग्रेस यहाँ मजबूत है, तो वहां आम आदमी पार्टी को बढ़ने दिया, वहां सॉरी आप पार्टी को वहां बढ़ने दिया, तो कांग्रेस का जो वोट है वो आप पार्टी ने कांग्रेस का वोट काट लिया, तो कांग्रेस भी हार गई और आम आदमी पार्टी भी नहीं जीत पाई। और बीजेपी उस सीट को, सौराष्ट्र में मेरे को ध्यान है कि 54 सीटें हैं वहाँ पे। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कि 30-35 सीटें आए, लेकिन 46 सीटें आई है। इसका पीछे कारण कि बहुत रणनीति के तहत जहाँ आम को बढ़ने देना था आप पार्टी को बढ़ने दिया, जो शहरी क्षेत्र में आप पार्टी को घटाना था एकदम घटा दिया। दूसरी बात देखिए आप कि जब एमसीडी के चुनाव इलेक्शन हुए, अनाउंस हुए, उसी पीरियड में वहाँ पोलिंग थी, कहाँ पे? गुजरात के अंदर। तो प्लानिंग ऐसी थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में उलझे रहे और गुजरात में न आ पाए,
अर्बन एरियाज के अंदर, और जहां उनको बढ़ने देना था ऑलरेडी बढ़ने दिया। तो मैं प्रबंधन की बात कर रहा हूँ कि आपने कहा ना इन्होंने, तो अमित शाह 1.5 महीने से कैंप कर रहे थे। मुझे याद है, मैं डाटा पढ़ रहा था, प्रधानमंत्री ने 26 से 27 सभाएं रैलियां की है, और ऐतिहासिक रोड शो की बात आपको मालूम है कि अहमदाबाद के अंदर 50 किलोमीटर का ऐतिहासिक रोड शो किया। तो चुनाव को जीतने के लिए जितना खून पसीना हार्डवर्क किया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी करती है, करती रही है, और सभी चुनाव को सीरियसली लेती है। वो चाहे कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, चाहे आपका अर्बन बॉडी का चुनाव हो, चाहे फिर एमएलए और एमपी का चुनाव। अमित शाह जी की आपने बात कही, संगठनात्मक शक्ति की आपने बात कही है, तो मुझे उनका उत्तर प्रदेश का जब ये महामंत्री थे तब से कुछ सारे वाक्य कई नेताओं से सुनने को मिले कि जब कोई मीटिंग हुई थी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में काफ़ी गहराई से पूरे लोकसभा का और विधानसभा का काफ़ी गहराई से सीटों का आकलन और अध्ययन किया हुआ था। तो हर सीट पर उनके पास एक पुख्ता नाम था, और पुख्ता नाम होने के साथ साथ किस तरह की रणनीति तय की जाए इस सीट के लिए, ये उनके पास सारी जानकारी, डेटा उपलब्ध था। और वो डेटा किसी कंप्यूटर में फीड नहीं था, वो डेटा उनके माइंड में फिक्स था, उनके कंप्यूटर में फिक्स था। तो इस तरह की पॉलिटिक्स जब कोई राजनेता करते हैं तो सकारात्मक परिणाम की हमेशा कामना की जा सकती है, माना जा सकता है कि सकारात्मक परिणाम आएंगे। बहरहाल आपने प्रियंका जी की बात कही, राहुल गांधी की बात कही, तो थोड़ा सा हम फिर वापस मैं राहुल की यात्रा की तरफ जाना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की यात्रा की अगर हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव के समय हम साथ ही बैठकर राहुल गांधी जी से हमने बात की थी। आपको याद है, हमने कुछ सवाल भी किए थे, और राजवाड़े की सभा जो उनकी थी इंदौर शहर में, वहाँ पर भी हम मौजूद थे। तो ये जो ड्यूरेशन इस लोकसभा चुनाव और आज के इस 5 साल, 4 साढ़े 4 साल का हुआ है, राहुल गांधी की पब्लिक मैच्योरिटी, बोलने की मैच्योरिटी जो है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी में काफ़ी अंतर आया और काफ़ी अच्छा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो अभी तक की जो स्पीचेस थी और आज पिछली जो स्पीच थी, उससे लगता है कि परिपक्वता राजनीतिक उनमें धीरे धीरे डेवलप हो रही है ना। ये तो मैं बात आप जो कह रहे हैं उसको ऑन रिकॉर्ड लिख चुका हूँ कि राहुल गांधी को ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में स्टेब्लिश कर सकती है। अभी उनके साथ जो लगेजेस और बैगेजेस जुड़े हुए हैं, वो बैगेजेस जुड़े हुए सिल्वर स्पून के परिवार में पैदा हो गए, विरासत में राजनीति मिली, और इसलिए उन्होंने केवल एक पार्लियामेंट्री, जहाँ पे भी चाहे वो केरल से लड़ते हो या उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हों, ये उनकी आइडेंटिटी ये थी कि एक सांसद हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बाद भी वो कोई अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए। इस यात्रा में उनको 2 एडवांटेज मिलेंगे आने वाले समय में कि एक, राहुल डे बाय डे जब देश में घूम रहे हैं तो राहुल को अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग तमाम प्रकार के एरिना के लोगों से मुलाकात हो रही है। राहुल खुद, देखिए, राहुल गांधी दिन में 24 किलोमीटर चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही एफिशिएंट बात है, बहुत ही तारीफ करने वाली बात है, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, रोज चलना है, और रोज चल भी रहे हैं वो, जब से वो सितंबर से यात्रा जब से शुरू हुई है। तो एनर्जी लेवल पर शानदार है, कोई दो राय नहीं है। सबसे अच्छी बात है, हमने भी इस यात्रा को नज़दीक से कवर किया जब इंदौर प्रवास पे थी। राहुल अच्छे लिसनर हो गए हैं, राहुल अब सबकी बात सुन रहे हैं, वो इरिटेट भी नहीं हो रहे हैं, उनको कोई धक्का मार रहा है तो भी इरिटेट नहीं हो रहे हैं। आमतौर पे पहले ये सब कांच के दरवाजे में दर्शन देने वाले लोग हुआ करते थे, इनको बाहर से टाटा बाय बाय करके ये कांच की गाड़ियों में ही इनके दर्शन होते थे। इनको समझ में आ गई कि मास इंटरेक्शन जरूरी है, मास इंटरेक्शन से ही पॉलिटिकल का सर्वाइवल है, और अच्छी बात है। राहुल जो कर रहे हैं इसमें कोई मुझे मतलब 1% भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये यात्रा क्यों कर रहे हैं। अच्छी बात है, लोकसभा की तैयारी है, किया भी जाना चाहिए राजनेताओं को, लेकिन सवाल मेरा ये है कि टाइमिंग का है। यदि आप वहां से चल पड़े थे तो इस यात्रा को गुजरात में डाइवर्ट कर देते। यदि 15-20 दिन यात्रा गुजरात से निकलती तो थोड़ा माहौल तो बनता आप लोगों के पक्ष में। अब आप यदि जा रहे हो तो उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम जा रहे हो, तो यात्रा का रूट आपके हाथ में था, किया जा सकता था। अब यदि 3 महीने बाद आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाओगे तब तो चुनाव खत्म हो चुका है ना। पॉलिटिकल व्यक्ति को सभी निर्णय में पॉलिटिकल माइलेज के लिए लिया जाना चाहिए। अब ये कहते हैं बात में, जयराम रमेश से बात करो तो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, तो फिर उसको प्रमाणित कर दीजिए कि कांवड़ यात्रा है, किसी एनजीओ की यात्रा है, कोई धार्मिक यात्रा है, कोई कलश यात्रा है, कुछ बताइए तो सही। बात करते हो राजनीतिक और बोलते हो राजनीतिक यात्रा नहीं है, पूछते हो हर चीज को पॉलिटिकल एंगल से क्यों देखा जाना चाहिए। पॉलिटिकल व्यक्ति हो आप, आपसे पॉलिटिकल सवाल होंगे। आप गुजरात नहीं गए, अब आप बोलते हो गुजरात के स्थानीय राजनेताओं की जिम्मेदारी है वो, तो अशोक गहलोत की जिम्मेदारी पहले तय करवाओ। रघु शर्मा, अशोक गहलोत इनडायरेक्ट रूप से वहां पे प्रभारी हैं, तो फिर क्या हुआ?
आपको 16 सीट में सिमेट दिया उन्होंने। आप जब जस्टिफाई बात करो तो पूरी बात कीजिए ना। आपका साहस नहीं है कि अशोक गहलोत पे कोई एक्शन ले लें। आप क्या बात कर रहे हो आप? उस अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के मामले में मतलब एक पैरेलल सरकार चलाई, आलाकमान को आंख दिखाई, आलाकमान के निर्णयों का उल्लंघन किया। विधायक बैठक में नहीं आए, जो प्रभारी गए थे, खड़गे साहब गए थे, माखन जी गए थे, मिलने नहीं आए। भूल गए क्या आप सितंबर की उस बात को? किस बात का इंतजार कर रहे हो आप? तो बात जस्टिफाई होना चाहिए कि ये यात्रा क्यों की जा रही है। और यदि यात्रा में कोई पॉलिटिकल कॉज नहीं देख रहे हो तो फिर आप कहिए आपको राजनीतिक बात नहीं करना चाहिए, केवल ज्ञान की बात करना चाहिए। राजा भाई, एक बात मुझे जो इस पूरी यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में समझ में आई, एक तो ये थी कि दिग्विजय सिंह यात्रा के प्रभारी थे और पूरी यात्रा को उन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ निकाला और राहुल गांधी की इस यात्रा को शुरू करवाने में और इसका क्या माइलेज मिलेगा, यह सब कुछ दिग्विजय सिंह समझाने में कामयाब रहे। दूसरी चीज, कमलनाथ की अपनी एक शैली है, उसके तहत उन्होंने भी इस यात्रा में जहाँ जहाँ मौका लगा भाग लिया या आते जाते रहे। लेकिन जीतू पटवारी राहुल गांधी के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छे से बना पाए और कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान का भरोसा भी जीतने में कामयाब हुए। क्या इस यात्रा से आपको लग रहा है जो बॉडी लैंग्वेज है राहुल गांधी की या जीतू पटवारी का जो कनेक्ट बनता है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है आपको सर? ठीक है, जीतू पटवारी नेशनल बॉडी में मेंबर है, उनके पास सचिव है या किस पोस्ट पे मैं उसमें करेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, नेशनल बॉडी में मेंबर है, एक बात। और जीतू पटवारी को राहुल गांधी के नज़दीकी के कई लाभ पहले भी मिल चुके हैं। और जीतू पटवारी की एक खासियत भी है कि वो मतलब किसी भी अपॉर्चुनिटी को इनकेश करना उसको आता है। अब जब यात्राओं की बात करें तो सबसे भव्य स्वागत राहु में किया उन्होंने, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब महू से राहु में एंटर हुई, इंदौर तक यात्रा आई तो बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत रेड कारपेट बिछाए। जीतू पटवारी को इवेंट मैनेजमेंट भी आता है और अपने आप को स्टेब्लिश करना भी आता है, प्रोजेक्ट करना भी आता है। ये उसकी क्वालिटी है, एक राजनेता में होना भी चाहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जीतू पटवारी इस यात्रा में मेरी नज़रों में एक कैरेक्टर हो सकते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं, ध्यान रखिए आप। अब वो आप बार बार यदि उनके साथ एसोसिएट होके आप यदि उनके साथ यात्रा में नजर आ रहे हो तो उसको इस रूप में नहीं देखा जा सकता कि आप इस यात्रा में आपका कोई बहुत बड़ी पोजीशन है। देखिए, असली किरदार तो दिग्विजय सिंह है इस यात्रा के, जयराम रमेश हैं, दो लोग ऐसे हैं जो इस यात्रा को डिजाइन करने से लेके कंसेप्ट से लेके एग्जीक्यूशन तक साथ चल रहे हैं। जयराम रमेश ने तीनों पार्ट संभाल रखे हैं, मीडिया वाला पार्ट भी संभाल रखा है, कौन व्यक्ति राहुल से मिलेगा कौन नहीं मिलेगा वो भी संभाल रखा है। दिग्विजय सिंह ने प्लानिंग संभाल रखी है, कहाँ स्टे होगा, कितनी देर चलेंगे, कहाँ भोजन की व्यवस्था होगी, कहाँ जो तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है वो दिग्विजय सिंह ने संभाली। दिग्विजय सिंह का एक्सपीरियंस है, परिक्रमा कर चुके हैं ना वो नर्मदा जी की, तो उनको मालूम है कि यात्रा कैसे होती है, स्टेमिना कितना लगता है, एनर्जी कितनी लगती है, कैसे कनेक्ट होना चाहिए। तो ये मास कनेक्ट की यात्रा है, राहुल गांधी के लिए इंडिविजुअल रूप पे वरदान साबित हो सकती है, ये भी ध्यान रखिए आप। इंडिविजुअल रूप पे वरदान साबित हो सकती है, लेकिन आपको केवल इतने से हित को देखते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो आपको पूरी ताकत से वहां प्ले करना था, ये मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है। अब आपका कॉज क्या रहा, आप क्यों नहीं वहां गए, ये आप लोगों की प्लानिंग का विषय है। बहरहाल गुजरात चुनाव पर भी थोड़ा हम बात कर लें, हालांकि हम प्रिलिमिनरी डिस्कशन गुजरात चुनाव पर कर चुके हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर जो ऐतिहासिक जीत हुई है, अब तक की सबसे बड़ी जीत है और सीधा श्रेय उसमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को जा रहा है। क्या लगता है गुजरात के मतदाताओं ने जो बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर दी है, उसके पीछे उनकी सोच और क्या रही? देखिए, आपको है ना कंपैरिजन में जाना पड़ेगा। जब 2017 के चुनाव थे उस समय हार्दिक पटेल का फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट था उस समय, और पाटीदार आंदोलन ने गुजरात के अंदर एक नई वेव पैदा कर दी थी राजनीति के अंदर। और उसी हार्दिक पटेल के आंदोलन के चलते कांग्रेस ने वहाँ पे गेन किया था और कांग्रेस मोरलेस, मुझे याद आता 80 सीटों, जो भी उसका फिगर रहा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर 80 सीटों के आसपास कांग्रेस वहाँ पे आकर रुक चुकी थी, ठीक है। लेकिन इस बार हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। वो मोमेंट, वो मोमेंटम, सेंटिमेंट जो थे वो एकदम जमीन पर धराशायी हो गए, खत्म हो गए। हार्दिक को भी अपना व्यक्तिगत जो पॉलिटिकल करियर देखना तो उसके कारण बीजेपी के साथ हो गए वो। अब देखिए, आपने पूछा क्या कारण रहे हैं, तो कारण साफ साफ ये है कि जब कोई सामने लड़ ही नहीं रहा था, आप मुझे बताइए लड़ कौन रहा था वहां पे?
जब 180 सीटों पे या 82 सीटों पे चुनाव हो रहे थे, 182 सीट पे, तो सामने लड़ कौन रहा था? आम आदमी पार्टी, जिसका कैरियर गुजरात के अंदर ना के बराबर था। पर जो 27 साल से विपक्ष में जो पार्टी कांग्रेस थी, वो सरेंडर थी, चुनाव लड़ ही नहीं रही थी। लड़ रही थी रस्म अदायगी के लिए लड़ रही थी, तो अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हो गई उनकी। तो देखिए 156 सीटें आने का बड़ा कारण यह है कि जब सामने कोई लड़ दे रहा था तो फिर जीत किसी एक की तो होना है ना। कंटेस्ट अच्छा हो, नेक टू नेक हो, वोट शेयर बहुत तगड़ा हो, हर सीटों में 1000-2000 का मार्जिन हो, तब हम ये कहें कि चुनाव बहुत टफ था, चुनाव बहुत अच्छा हुआ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2 करोड़ वोट लाकर समाजवादी पार्टी का बड़ा वोट बैंक शिफ्ट कर दिया, ये समझ लीजिए। उसका लाभ मिला बीजेपी को। 2 करोड़ वोट में तो सीट तो एक ही थी ना समाजवादी पार्टी बीएसपी के पास। तो जब एक सीट लाई, इसका मतलब इसका एडवांटेज किसको मिला? वैसे आम आदमी पार्टी ने किया, 5 सीट लेकर आई, लेकिन 40 लाख वोटों का एडवांटेज मिल गया किसको? बीजेपी को। क्योंकि वो 40 लाख वोट पहले कांग्रेस के पास हुआ करते होंगे, बीजेपी का वोट आम आदमी के पास नहीं गया होगा, कांग्रेस का वोट ही गया है ना। और ये 40 लाख वोट यदि वहां होते और ये जो 1000, 2000, 5000 की मार्जिन की बात है, तो हो सकता है कि लेकिन कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा और आम आदमी पार्टी ने अपने लिए चुनाव लड़ा, तो उसकी जितनी स्टैंडिंग उतनी होगी, उसका लाभ मिल गया बीजेपी को। सीधी बात ये। तो मेरा ये मानना है कि आपने जो सवाल किया ना, पहले उस पर ये डिस्कस कीजिए कि कितना चुनाव टफ था। चुनाव बहुत इजी था, स्मूथ था, और एमसीडी का चुनाव अनाउंस करके फिर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से बाहर निकलने ही नहीं दिया इन्होंने। इस जीत में आप पार्टी का कितना योगदान है? आपने कांग्रेस के वोट खींचे, हाँ? और कुछ वोट जो खींचे और वोटों का जो डिवाइडेशन हुआ, क्या वो एक बड़ा कारण लगता है? देखिए, जब कांग्रेस तो चुनाव लड़ नहीं रही थी और रूरल एरिया के अंदर आम आदमी पार्टी जितने वोट भी काट रही थी, कांग्रेस भी तो काट रही थी। और पिछली बार 2017 में अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, ये 3 जगह ऐसी थी जहां से अर्बन से इनकी सरकार बनी थी। किसकी? भाजपा की। यदि यहाँ हार जाती तो रूरल में तो बीजेपी हार ही चुकी थी ना पिछली बार 2017 में। डाटा मेरे पास पड़े हैं, रूरल के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और कांग्रेस वहां गेन कर रही थी। तभी मैंने कहा 27 साल से जो पार्टी विपक्ष में है, उसके बाद भी उसके पास 37-38% वोट शेयर था। इस बार वो वोट शेयर घट गया, 20-22 आ गया। तो वोटर कहाँ चले गया? आदिवासी वोटर बीजेपी के साथ चले गया। ट्राइबल वोटर जो था, कोर वोटर हुआ करता था कांग्रेस का, वो बीजेपी के साथ चले गया। तो आपने जो सवाल किया है उसी का जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस लड़ नहीं रही थी, और कांग्रेस उतना ही लड़ रही थी, रिप्रेजेंट्स काउंट कराने के लिए लड़ रही थी, और उसका लाभ आम आदमी पार्टी लेने के लिए उतरी थी। वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, ताकत से लड़ने का अधिकार है। उसका लाभ बीजेपी को मिलता चला गया। बीजेपी को मालूम था कि आप पार्टी का वोटर, कांग्रेस का वोटर आपके साथ जाएगा तो भी आपकी इतनी पोजीशन नहीं है कि वो परिणाम बदल दे। सही बात है, तमाम सारी बातें, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, एमसीडी का इलेक्शन हो, या राहुल गांधी की यात्रा हो, इन सब पर राजा भाई ने विस्तार से आपके साथ चर्चा की है और उन तमाम पहलुओं से भी आपको परिचित करवाने की कोशिश की है जो कई जगहों पर अनछुए हैं, जिनके बारे में हम गहराई से जानते नहीं हैं। तो बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुधीर जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।